करें शुरू जल्दी से। एक्टिव नया चैप्टर। लिखें ACDC ये क्या होता है। नया चैप्टर घेर डाल लो। चैप्टर बहुत सरल, आसानी से, बहुत छोटा चैप्टर, जल्दी जल्दी तैयार हो सकता है। एक सवाल इसमें से आता है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट DC। डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहे। आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहेगा और डायरेक्शन भी नहीं बदल रही। तो इस तरह की करंट को क्या कहा जाता है? DC। DC हमें किससे मिलती है? जितनी भी सेल बैटरी ये होते हैं ये हमेशा क्या देते हैं? DC। बैटरी cells are the sources of direct current। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ DC इज 0 क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही। तो पहले तो ACDC का फुल फॉर्म जाने, चैप्टर हो जाएगा, पर चैप्टर का फुल फॉर्म नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा। AC होता है एयर कंडीशनर, नहीं होता ऑल्टरनेटिंग करंट, और DC होता है डायरेक्ट करंट। फिर पहला प्रश्न पैदा होता है डायरेक्ट करंट क्या होती है? तो एक ऐसी करंट विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। 5 एम्पियर है तो हमेशा 5 एम्पियर फ्लो होती रहेगी। इस तरह की करंट को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट करंट। सही बात है। अब आता है अपना चैप्टर AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की दो खासियत होती हैं। एक तो ये पीरियोडिक होनी चाहिए और दूसरी बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए। पीरियोडिक एंड बाई डायरेक्शनल। जैसे तो यहीं से एक सवाल बना हुआ है कि ये छांटो कि AC कौन है कौन नहीं है। तो AC छांटने की पहली शर्त, इट शुड बी पीरियोडिक। व्हाट इज पीरियोडिक मींस? पीरियोडिक मींस आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने आप को क्या करे? रिपीट। ये देखो एक चक्कर पूरा हो गया T पर, अब एक पूरे चक्कर के बाद ये अपने आप को फिर से क्या कर रही है? रिपीट। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना ऊपर का मैग्नीट्यूड हो उतना ही नीचे का हो। प्रैक्टिकली ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें देख सकते हैं मैंने ऊपर का ज्यादा रखा है और नीचे का कम रखा है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए। हाँ, कंडीशन क्या है? बार बार वही रिपीट होना चाहिए। देखिए जैसा पहला साइकिल है वैसा ही दूसरा साइकिल। इट शुड बी पीरियोडिक, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है?
डायरेक्शन बदलनी चाहिए, देखो डायरेक्शन बदल गई, पहले प्लस है फिर माइनस, ये देखिए प्लस है और फिर माइनस। तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर बराबर है तो सिमेट्रिक है, और नहीं है तो भी एसी तो है ही। इंपॉर्टेंट है इट शुड बी पीरियोडिक, इंपॉर्टेंट है इट शुड बी बाई डायरेक्शनल, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। अच्छा, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसको यहां t/2 पे भी होना है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ये t/4 हो, ये t हो जाए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये आधा हो ये इसका आधा हो, ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है। बस एक साइकिल अगर है तो बार बार एक फिक्स इंटरवल के बाद उसे अपने आप को क्या करना है, रिपीट। मैं दो शब्दों पे फोकस कर रहा हूं, इट शुड बी पीरियोडिक, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। हमारे सिलेबस में जो है वो ये वाली है साइनोसोडल, ये हम पढ़ेंगे। ये साइनोसोडल पूरे 5, 5.5, 6 लेक्चर का चैप्टर है, पूरे 6 लेक्चर हम यही पढ़ेंगे, बाई डायरेक्शनल। घरों में भी हमारे यही आती है एसी। अब सवाल ये होता है ये पैदा कैसे होती है भाई, पैदा कैसे होती है? तो ये भी अपन अभी ईएमआई में पढ़ के आए थे, याद करो, एसी जनरेटर। और अगर आपको याद है तो यहीं से अपना चैप्टर भी शुरू होगा। आर्मेचर घूमता था, याद करिए, आर्मेचर के घूमने से फ्लक्स में क्या आता था, चेंज, और वही फ्लक्स में चेंज क्या पैदा करता था, ईएमएफ। क्योंकि आप चैप्टर तो पढ़ रहे हो, सवाल भी कर लोगे बेसिक सवाल, अरे सर ये पैदा कहाँ से होती है, घरों में आ तो रही है एसी, घरों में एसी आ रही है, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो इंडिया में सप्लाई आ रही है वो एसी है, डोमेस्टिक सप्लाई। और डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घर के यूज के लिए, वो आती है 220 वोल्ट। और किसी को फ्रीक्वेंसी पता है कितनी, 50 हर्ट्ज। ये अपने घरों में आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 230 ये है डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू सप्लाई। तो पहला प्रश्न, सर ये पैदा कैसे होती है? तो पैदा करने के लिए तो ईएमआई चैप्टर है, एसी जनरेटर, जो फेराडे ने दिया था। किसी को याद हो ईएमएफ की इक्वेशन क्या आई थी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप साफ साफ देख सकते हैं ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पर। तो कैसा वेव फॉर्म बनेगा, साइनोसोडल। लिखना शुरू करिए, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और आपको याद है अगर मुझे मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए तो ई मैक्स एन बी ए ओमेगा, इसे बोल देते हैं ई नॉट। तो यही इक्वेशन वापस बन जाएगी, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस एन बी ओमेगा को क्या बोल दें, ई नॉट। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब ये पूरे चैप्टर में आपसे चिपक के चलेगी, ये कहलाता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। करंट मत बोलो, ये करंट नहीं है, ये क्या है, ईएमएफ। अच्छा शब्द बोलो, जल्दबाजी में हर किसी को करंट मत बोल दो। वोल्टेज है तो वोल्टेज ही बोलोगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाँ शाम को है, 5:15 पर है पेपर आज, चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म। टोटल क्वेश्चन है 60। एक सुबह भी है अभी 9:15 बजे, वो शाम वाले बैच का है। जो सुबह क्लासेस लग रही है उनका शाम को है। पेपर सेम, नकल और इसका तो कोई मतलब ही नहीं, अब इन चीज़ों से ऊपर आना है अपन को, है ना, नकल वकल का तो खेल है नहीं।
ये तो आपकी टेस्टिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगला पेपर ईएमआई का आएगा, तो ईएमआई और कैपेसिटर अभी से शुरू कर दें, 7 दिन है, खूब पढ़ाई करनी है। अब ईएमआई अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसको तैयार करो। अब माइनर भी जो होगा उसमें भी ईएमआई दिखेगा ही दिखेगा। बीएटी में भी ईएमआई आ रहा है, अभी ईएमआई खत्म भी हुआ है, 2-3 दिन पढ़ लोगे ईएमआई तैयार। कैपेसिटर में तो आसान है, 23 कॉन्सेप्ट है, 23 कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। अब तो खूब पढ़ाई करनी है, बार बार सिलेबस देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, चीजें एकदम दिमाग में सेट करनी पड़ेंगी। ये आ गई ईएमएफ। अगर मुझे करंट चाहिए तो करंट की भी इसी तरह की क्वेश्चन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल फॉर्म है। सर ये प्लस फाइव क्या कर दिया? अब आप एसएचएम वेव पढ़े हो तो शायद आपको पता हो ये क्या कहलाता है, बताइए। ये कहलाता है फेज। कौन सा फेज? इनिशियल फेज। अब इसमें एक एक वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। इस आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सब वही पुराने नाम। ओमेगा के फॉर्मूले आपसे कोई पूछे तो 2πf या 2π/t। फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन f बराबर 1/t। फाई कौन है? फाई है इनिशियल फेज। ये जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई कौन है? इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मॉड्यूल रोज लेकर आए हैं साथ में, एसी पूरा का पूरा मॉड्यूल से करते चलेंगे साथ साथ, कभी सॉल्व एग्जाम्पल, कभी एक्सरसाइज, साथ साथ मॉड्यूल से पूरा इसको गो थ्रू करना है। तो एक एक टर्म से पहले दोस्ती कर लें। ओमेगा कौन? ओमेगा बोल लीजिए, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf, ये सब आपको याद है। एफ की जगह 1/t। आई नॉट क्या है? आई नॉट पीक वैल्यू। थोड़ा बोलेंगे तो थोड़ा सा टर्म समझ में आएगी। ये इंस्टेंटेनियस क्या है? इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप देखो, जैसे जैसे टी बदलेगा वैसे वैसे आई बदलेगा। तो व्हाट इज आई? इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज आई नॉट? पीक वैल्यू। चलें बढ़ो क्या आगे।
बहुत आसान चैप्टर है भैया ये, एकदम साथ में बढ़िया तरीके से इसको करते जाना, बहुत आसान, एक एक सवाल तैयार हो जाएगा क्लास में ही अच्छे से। 6 क्लास है, 6 क्लास छोड़नी नहीं है, 2 हफ्ते में तो चैप्टर तैयार है, सप्ताह में 3 क्लास आती हैं। आज थर्सडे को क्लास आई है, कल सैटरडे, परसों सैटरडे को आएगी 2, अगले सप्ताह 3, तो अगले सप्ताह के अंत तक आते आते तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्लास मत छोड़ना, एक भी सवाल करेंगे खूब पेट भर के, क्योंकि अभी मारा मारी है नहीं सिलेबस की, बिल्कुल ठीक चल रहा है सिलेबस, तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि यार बहुत ज़्यादा परेशान होना है, इसलिए तसल्ली से अच्छे से हो जाएगा काम। हाँ जी, पहला सवाल बिल्कुल फर्जी, बच्चों वाला सवाल। ये सवाल वेव में भी बनता है, ये सवाल एसएचएम में भी बनता है, हर जगह बनता है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराना आना चाहिए, हर जगह सवाल बनता है, एसएचएम में भी बनेगा, वेव में बनेगा, अगला चैप्टर है ईएम वेव, उसमें बनेगा। ये बेसिक सवाल हैं, कंपेयर करके आने चाहिए। अब सब बता सकता है तू, एक बार में बता आई नॉट कितना, तो पीक वैल्यू आ गई 10, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 314 रेडियन पर सेकेंड, टाइम पीरियड चाहिए तो ओमेगा होता है 2π/t, ओमेगा 314, पाई की वैल्यू 3.14, ये पढ़ा गया 100 बार, तो टी कितना आ गया 50 सेकेंड, नहीं टी आया 2/100, बोले तो 0.02। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1/t कर दो, 50 हर्ट्ज। इनिशियल फेज बता दो पाई/। दूसरा सवाल अच्छा है, दूसरा वो बच्चा कर सकता है जिसको ये वाली थ्योरम याद है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, इसके बिना नहीं होगा। आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी फॉर्म होती नहीं है कि एक साइन और एक कॉस हो। तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, देखो एंगल डबल हो रहा है, यहाँ थीटा यहाँ 2 थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत जगह काम भी आता है। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, एंगल डबल हो रहा है। कोई बात नहीं, अब 3.5 महीने मेहनत करनी है, अब बस क्या, इतने महीने करिए, 3.5 और घिस लेंगे, अब क्या थकना है, अब तो और ज़्यादा ऊर्जा से में खेलना है, दिक्कत क्या है, अब तो और मेहनत करने का समय, अब थोड़ी ना पैर पीछे करेंगे यार, इतने महीने मेहनत कर ली, अब तो कन्वर्ट करने का समय है रिजल्ट में इसको। तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो, पूरी अटेंडेंस दिखाओ शाम को 100%, कि नहीं सर पढ़ाई कर रहा हूँ, घर जाके 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैग्नेट पूरे पन्ने पलट कर वापस, कि नहीं सर देखो फिर तैयार, कठोर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, घर जाके अब वापस नहीं आए, थक गए हैं, वापस क्या करें, ये सब सोच के भागना पड़ेगा। अरे नहीं यार, करेंगे फायदा मिलेगा, घर गए खाना खाया 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट किया, 2 घंटे मैग्नेट इफेक्ट वापस पड़ा, फटाफट बायो सवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फोर्स का फॉर्मूला, डाई पैरा फेरो की प्रॉपर्टी, आधा अधूरा पूरा नहीं हो पाया, मैक्सिमम पन्ने पलटे, फॉर्मूले याद किए,
ऐसे तो दौड़ना पड़ेगा भाई, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब बताइए, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपने कंपेयर किया तो मामला सेट नहीं होगा। अब इसमें होशियारी लगानी पड़ेगी। अब होशियारी यही सवाल की है, इस 10 को तोड़ो, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। अब देखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये बन गया 5 साइन 100 पाई टी। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। नाउ आई नॉट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर, ओमेगा कम्स आउट टू बी 100 पाई। ये सवाल काम का है, क्योंकि बायो में मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट देते ही एग्जामिनर जानता है कि बच्चों की हालत खराब पड़ी है। क्योंकि अपन चॉइस से बायो थोड़ा ना लिया है, 90% ने तो गणित से भाग के बायो लिया है। तो ये आप थोड़ी ना, सब पूरी दुनिया देश जानता है कि बायो पसंद करके बहुत कम लेते हैं, गणित से डर के कारण ज़्यादा ली जाती है। तो वो ये बात साइकोलॉजिकल इतने सालों से जानता है एग्जामिनर कि हल्की सी मैथ्स। अच्छा, वो जेई मेन में ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि जेई मेन में तो दिन भर वो मैथ से ही खेलते हैं इन फॉर्मूले से, तो वहाँ ये ऐसे सवाल बहुत कम देता है, अपने यहाँ ज़्यादा देता है। क्योंकि उसको पता है हल्की सी गणित छू करते ही, बस छू करना है उसको, कुछ बोलना भी नहीं है, केवल छू गणित में करते ही उसको पता है बच्चा तड़तड़ा पे बिल बिलाता हुआ भागेगा। करें क्या, साइकोलॉजी आपके लिए नहीं, वो जनरल ट्रेंड है। तो उसको आपको फॉर्मूला आना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए। तीसरा देखिए, बहुत आसान चैप्टर, फुल स्कोरेबल, कोई टेंशन ही नहीं। इससे और आसान ईएमडब्ल्यू 2 लेक्चर का टॉपिक, और 2 सवाल दे दिए उसने पिछले 2-3 साल से, 2 लेक्चर में 2 सवाल। तो ये सब बोनस चैप्टर हैं, ईएमआई, कैपेसिटर, ऑल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, ईएमडब्ल्यू, यहीं से 18-20 सवाल का तो यहीं से संता हो जाता है, अगर तरीके से अपन इसको तैयार कर लें तो। बस ये है कि आपको इंटेलिजेंसी से चीजों को छांटना चाहिए, और पढ़ते हैं तो आइडिया लगता है। मैग्नेट पढ़ो, फिर 5-10 दिन बाद फिर माइनर मेजर में आएगा, फिर मैग्नेट, 5-7 बार कॉपी पलट लोगे तो चीजें दिमाग में सेट होती जाती हैं। अगला बैट, आज का पहला है पेपर, प्लानिंग के तहत। क्या एकदम से आपको 2 दिन नहीं मिले, पर्याप्त समय मिले, एक सीक्वेंस दिखे आपको, तो अगला 7 दिन पहले कि भैया आप तैयारी थोड़ा थोड़ी, आधे आधे घंटे ईएमआई और कैपेसिटर, आधा आधा घंटे, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट ईएमआई कैपेसिटर, 6 दिन में ठीक ठाक अवस्था में आ जाएगा। कोई भी सवाल इसमें रॉकेट साइंस नहीं दे रहे हैं, कोई भी सवाल रॉकेट नहीं है,
ये थीम का नाम ही है बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब आपके हमें फॉर्मूले, आपके कॉन्सेप्ट, आपके लॉजिक जो आपने याद किए हैं कॉपी से, उनको एक बार हमें रिवाइज करवाना है। सोलिनॉइड का फॉर्मूला, टोरॉइड के फॉर्मूले पे सवाल, सिलेंडर पे सवाल, बायोसवर्ट में इन्फानाइट वायर पे सवाल, कॉइल पे सवाल, जो आपने फॉर्मूले याद किए हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट क्लास में सीखे हैं, उन सभी पर एक एक सवाल, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आ जाए। इसकी थीम, क्योंकि माइनर मेजर तो है ही, वो तो हो ही रहे हैं, इसकी थीम अलग है। इसकी थीम है बेस लाइन। ये बहुत ज्यादा उन बच्चों के लिए लाभकारी है जो फिजिक्स में स्ट्रगल करते हैं, 100 से कम नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर, 50, 70, 80, उनके लिए तो ये अमृत है। और बाकी जो अच्छा नंबर ला रहा है उसकी प्रैक्टिस बढ़ती है। पर इसकी टारगेट ऑडियंस वो है जिसका फिजिक्स में डर है। लेस देन 100 जिनके फिजिक्स में आते हैं, वो इसकी टारगेट ऑडियंस ज्यादा है, उनको तो ये एक दवाई की तरह काम करेगा। और बाकी 100 से जिनके ऊपर आते हैं लगातार 150, 160, उनके लिए प्रैक्टिस की तरह काम करेगा। बाकी ज्यादातर जो मास रहता है पूरे भारत में, वो फिजिक्स में बड़ा परेशान रहता है। वहाँ फिजिक्स में बहुत चैलेंजिंग रहता है, वो 30 नंबर, 70 नंबर जूझता रहता है फिजिक्स में, आप भी जानते हैं जो सच है ना। तो यहाँ जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को कम करना है। क्योंकि बात करने में ऐसा खराब सा लग रहा है आपको, 30 नंबर, 40 नंबर, तो कोई बात ही नहीं करता, ना उस पर कोई चर्चा होती है, ना उस पर कोई पेपर बनता है। बात करने में आपको अटपट, आपको सुनने में अजीब सा लग रहा है, सर हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। हमारे बारे में नहीं, सामान्य बात हो रही है, जो फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसी बात करने में ही अटपटा लगता है, तो कोई संस्थान ऐसी बात ही नहीं करता, खुश 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 में रहता है। भैया यार बात क्यों नहीं करोगे यार? अगर बच्चा बीमार है तो भैया तबीयत तो इलाज तो करना पड़ेगा। क्यों आप शर्मा रहे हो कि फिजिक्स में तेरे 23 नंबर आ रहे हैं, पर तुझे इंप्रूव तो करना पड़ेगा। आप केवल एसआरजी, सुपर एसआरजी की बात कर करके आप केवल ऊपर वाले बच्चों को पॉलिश कर रहे हो। वो तो आपके पास नहीं, कहीं दूसरे संस्थान में होगा तो भी रैंक लाता। मुद्दा तो ये है कि आपने 40 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, और ऐसी जनता कितनी है। आप भी जानते हैं बात कि फिजिक्स में 100 नंबर से नीचे बहुत सारा मास 100 नंबर से नीचे है। उनको इंप्रूव करना, उनको हाथ पकड़ के खींचना, उनके कंधे पे हाथ रख के उनको आगे बढ़ाना, वो भी तो समाज की आवश्यकता है। नहीं तो कैसे काम चलेगा? वो बच्चा धीरे धीरे धीरे, आज नहीं कल नहीं, आपका छोटा भाई बहन, आप भी धीरे बोलोगे अरे यार फिजिक्स नहीं हो पाती, नीट की छोड़। तो 8-10 साल बाद, 15 साल बाद तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अरे यार मामला ही गड़बड़ है। क्योंकि अपन ही तो बोलते हैं, जैसे अपन एक सामान्य बोलते हैं यार मैथ्स 8वीं 9वीं 10वीं की टफ है, तो एक जनरल एक वो हो गया। एसएसटी में तो नहीं बोलते आप, एसएसटी में हर बच्चे बोलते हैं रटने की है, रटने की है, रट ले रट ले रट ले। ये नरेशन सेट हो जाता है। नरेशन का मतलब होता है माहौल, एक ऐसा माहौल बन जाता है, नरेशन बन गया। तो अपन ऐसा नरेशन बनाएंगे तो 8-10 साल बाद, 15 साल पता चला अरे यार फिजिक्स साला कितनी भी कर लो नंबर तो आते ही नहीं है यार। तो धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे साइडलाइन होता जाएगा। चलिए ये वाला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, फाइंड द करेंट एट छोटा टी बराबर 1/1200। ये अजीब सा सवाल है। अजीब कुछ नहीं है, छोटे टी की जगह मार दें कितना, 1/1200 रख दो, तो आई बराबर 10 साइन 300 पाई, और टी की जगह रख दो 1/1200 प्लस पाई/4। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब करंट निकालते हैं तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब बताइए कितना, 300 का पहाड़ा 4, 10 साइन पाई/4 प्लस पाई/4, पाई/2 साइन पाई/2 कितना 1, तो आंसर कितना 10 है। चौथा पांचवा, शायद सवाल पढ़ के कुछ याद आ रहा हो, तो किससे सॉल्व करेंगे बताइए? फेजर से। एसएचएम में आपको फेजर याद हो तो वहां से सॉल्व होता है। अभी आपको हल्का सा याद कराऊंगा तो याद आ जाएगा।
मिटाऊं क्या? अब याद है फेजर में आपने एसएचएम में सर ने पढ़ाया था, इस तरह से फेजर घूमता है गोल गोल, यहाँ है 0, यहाँ है आई नॉट, यहाँ आई नॉट बाय 2, यहाँ आई नॉट बाय √2। किसी को एंगल याद है? आई नॉट बाय 2 पे कितना एंगल बताया था? कितना? आप ऐसा बना सकते हैं, वहां सर ने आई नॉट नहीं लिखा था, ए लिखा था, मैं ए लिख देता हूं, ए बाय 2, ए बाय √2, √3 ए बाय 2 और ए। यहाँ ए एम्पलीट्यूड होता था, मैं ए ना लिखकर मैं अपनी करंट लिख रहा हूं, आई 0, आई बाय 2, आई बाय √2, √3 आई बाय 2 और आई नॉट। किसी को याद है? 0 पर 0, ए बाय 2 पर कितना डिग्री? 30, ए बाय √2 पर 45, 60, 90। याद आ रहा है? आज देखना आप, एसएचएम की कॉपी में मिलेगा आपको। मैं भी सर से सुबह सुबह ही पूछ के आया, सर ने कहा ये ऐसा होता है। मैंने खुद ने नहीं पढ़ा है कभी एसएचएम वेव, तो उनसे सुबह सुबह पूछ लिया कि भाई फेजर में कैसे होता है। तो 30 याद रखिएगा, ए बाय 2 पे कितना डिग्री? 30। पीक, पीक 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 का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ये पीक है। या तो इसे आप एम्पलीट्यूड बोलें या पीक बोलें। इस गोले से समझना चाहें तो गोले से भी आ जाता है। ये फेजर ऐसे घूम के इधर आया, तो आई नॉट बाय 2 के लिए कितना डिग्री घूमेगा वो? 30। अब ध्यान से देखना, दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर है, सोच समझ के करना पड़ेगा। पहले आप नोट करें, कोशिश करें, दोनों में हल्का सा अंतर है। शायद आप समझ पा रहे हो अंतर क्या है। इनिशियल फेज का, अब बता सकते हैं चौथा एग्जाम्पल। सब देखो, ये फोकट सवाल है, 100πt, तो इसको मैं लिख देता हूं +0 लिख दूं, कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। मतलब मैं अभी कहां खड़ा हूं बताओ? 0 डिग्री पे खड़ा हूं। ये मैं अभी 0 पे खड़ा हूं, मुझे जाना कहाँ है? टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मुझे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब मुझे आई नॉट तक पहुंचना है। आई नॉट तक पहुंचना है मतलब मुझे 90 पे पहुंचना है। एक बार थोड़ा लिख के काम करो तो ये सारे शब्द क्या है, दिमाग में बैठते हैं। जितना डिटेल में लिखते हैं ना, उतना चीजें समझ में आती हैं। इनिशियली मैं कहाँ खड़ा हूं? 0 पर। मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है? 90। सर 90 कैसे आया? मैं तो 85 सोच रहा हूं। भाई 85 क्यों सोच रहा है? मैक्सिमम पहुंचना है। मैक्सिमम का मतलब आई नॉट। आई नॉट कितना है? 90। तो बता तुझे कितना घूमना है? कितना घूमना है 0 से 90? 90। बस अब सूत्र लगा लो, थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा कितना घूमना है? 90। 90 का मतलब π/2। ओमेगा क्या होता है? 2π/t। π/2, 2π, टी कितना? टी या ओमेगा ही निकाल लो सीधा, ओमेगा ही आ जाएगा। देखो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा ही कितना आ गया? 100π। तो थीटा आया π/2,
ओमेगा आया 100 पाई, थोड़ा सा कम आया है सर समझ में, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, पहले आप नोट कर लो, एक बार वापस सिखाता हूं। आजा वापस देख, इसमें कुछ नहीं था तो मैंने 0 डिग्री जोड़ा, अगला एक बार और सुनेगा तो मजा आ जाएगा, पहले इसी को सुन वापस। कुछ नहीं था तो मैंने 0 डिग्री, तो इसे बोलते हैं इनिशियल फेज। बोल, नाम से तो चला इनिशियल, मतलब मैं अभी कहां हूं, 0 पर, मुझे कहां पहुंचना है, कैसे पता चला, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टू रीच इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब आई नॉट, ये वाली लाइन याद होनी चाहिए। तो 90, मैं कहां खड़ा हूं, 0, पहुंचना कहां है, मतलब मुझे कितना घूमना पड़ा, 90, थीटा बराबर ओमेगा टी, 90 डिग्री नहीं पाई बाय 2, ओमेगा लिख दिया टी। अब दूसरा देखेगा ना तो तुझे आनंद आएगा समझने में। देख एग्जाम्पल 5, इसको भी लिख लिख के बताता हूं तुझे। I बराबर 5 साइन 100 पाई टी प्लस 30। अब एक बार बोर्ड पे देख, मम्मी का समय बोर्ड पे देख, काफी दिन हो गए मम्मी को याद नहीं किया, मम्मी कह रही है जी सर याद ही नहीं कर रहे। I बराबर 5 साइन, 5 साइन, भाई मम्मी का समय याद आ जाती ना उनकी, 5 साइन 100 पाई टी प्लस 30। अब समझ, इसको कंपेयर करा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ईमानदारी से बता इनिशियल फेज कितना, इनिशियल फेज 30, इसका मतलब मैं इनिशियल कहां खड़ा हूं, 30 पे खड़ा हूं, 30 पे खड़ा हूं। मेरा एम क्या है, टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एम क्या है, मैक्सिमम तक पहुंचना, मैक्सिमम मतलब 90 पे पहुंचना। ये जो हिंदी के शब्द है ना, ये दिमाग में बहुत क्लियरिटी ले आते हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखे रहते, पर ये कितनी बढ़िया क्लियरिटी लाते हैं। मैं अभी 30 डिग्री पर खड़ा हूं, मेरा एम क्या है, 90 डिग्री तक पहुंचना, 30 पे खड़ा हूं, 90 पे पहुंचना है, तो मुझे कितना घूमना पड़ेगा, 60। क्यों 60, क्यों, 30 पे तो खड़े ही हैं, 90 पे पहुंचना है, तो 30 से 90 कितना घूमे, 60, 60 मतलब पाई बाय 3। अब लगा दो थीटा बराबर ओमेगा टी, ओमेगा 100 पाई। तो सवाल किए जाएं पीछे पढ़ के तो हो जाते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा परेशानी वाली बात नहीं आती। इस थीटा बराबर ओमेगा टी को बॉक्स में डाल लेना ऐसे, ये बहुत जगह काम आएगा। चल अब ध्यान से देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग शुरू हुआ है, अभी तक तेरा सारा पढ़ा हुआ था, कुछ नया नहीं था। अब ध्यान से सुन, सबसे पहले आया एवरेज। मुझे बता, तेरे पास 3 नंबर है, अब मैं तुझे बोलता हूं एवरेज ले, तो बता पहला स्टेप क्या करेगा, ऐड करना। स्टेप 1 ऐड, 5 4 9 3 12, फिर 3 से
डिवाइड। स्टेप 2, तो इसको 2 स्टेप में दिमाग में बैठा। एवरेज के लिए पहले जोड़ा जाता है और फिर डिवाइड किया जाता है। अब मान लो मुझे करंट का एवरेज लेना है, मेरे पास कोई करंट का फंक्शन है, ये I बराबर एफ टी का क्या मतलब है? करंट एक फंक्शन है टाइम का। जैसे सर कोई फंक्शन बताओ, ले अभी यही तो पढ़ रहे हैं, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे इसका एवरेज लेना है। किताब में फॉर्मूला देखेगा तो तू डर जाएगा, पर तरीके से सीखेगा तो आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, ऐड। ऐड, फिजिक्स में ऐड का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ये देख, ऐड किसको ऐड कर रहा है, तुझे, मुझे या करंट को? करंट को। कहां से कहां? एक साइकिल 0 से t, चूंकि करंट टाइम का फंक्शन है इसलिए dt डिवाइडेड बाय। स्टेप नंबर 2, डिवाइड करो, पूरे चक्कर में कितना टाइम लगा? t। ये आई एवरेज का फॉर्मूला आ गया। अब तू सीधा रटेगा तो तू परेशान होगा, पर इसी को तूने वापस सोचा, लो सर एक बार और सिखाओ, एक बार और सिखाओ। अब एवरेज तू मन में सोच, एवरेज के अंदर कितने स्टेप हैं? 2। पहला स्टेप देख, मैंने लिखा है स्टेप 1। स्टेप 1 ऐड। क्या है स्टेप 1? ऐड का मतलब इंटीग्रेशन। ये देख इंटीग्रेशन किया, कहां से कहां? 0 से t। मैं जरूरी नहीं 0 से t, मैंने कर दिया t1 से t2। क्या दिक्कत है? मैं एवरेज 0 से t ना निकाल के कहां से कहां निकाल रहा हूं? t1 से t2। किसका एवरेज निकाल रहा हूं, तेरा, मेरा या करंट का? आई। टाइम का फंक्शन है तो dt अपॉन अपॉन। अब तू ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। 9 बजे कोटा से निकला, 12 बजे जयपुर लग गया, तो गाड़ी कितने घंटे चलाई? 3 घंटे चलाई, 12 घंटे थोड़ी ना चलाई। सर मैं तो 12 बजे पहुंचा हूं तो 12 घंटे, अरे ऐसा थोड़ी ना है, टाइम इंटरवल। 9 बजे ट्रेन रवाना हुई थी, 12 बजे लग गई जयपुर, तो ट्रेन चली कितनी? 3 घंटे। मतलब क्या निकाला? टाइम इंटरवल। बोले तो T2 माइनस, ये देख, ये भी वही है टाइम इंटरवल, देख T माइनस 0। सर एक बार और मौका दो, आजा और मौका देख। एवरेज, स्टेप नंबर 1 बता, ऐड करना। बोल, कोशिश कर, नया चैप्टर है, नया चैप्टर है, नया चैप्टर है। ऐड करना, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से लेकर, ले मैं आधे चक्कर में बात कर रहा हूं, आई डी टी बटे डिवाइड। दिस इज एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, दिस इज एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल। क्या दिक्कत है, क्यों रटे? कहीं का भी अपन एवरेज निकाल सकते हैं। दूसरा, कभी कभार अपन को ग्राफ दे रखा हो, अब आपसे कहा जाए यार ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, तो यार मैंने सोचा इसका पहले क्या निकाल लूं? एरिया। अब ध्यान से देखना, मजा आएगा, ध्यान से देखियो। ये एक पट्टी मानी, ये dt, ये i, इस पट्टी का एरिया बताओ। एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप आई डी टी। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, तो इस स्ट्रिप का टोटल एरिया बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी T1 से, तो एक नई चीज आ गई भाई, T1 से T2 आई डी टी। T1 से T2 आई डी टी क्या देगा? मतलब इस पूरे सामान की जगह एरिया लिख दूं तो भाई साहब आई एवरेज निकालने का एक और आ गया, एरिया अंडर आई टी कर्व। ये पूरा एरिया अपॉन T2 माइनस T1। तो सर कौन सा सही है, ये है ये? कब कौन सा लगाऊंगा? अगर क्वेश्चन में एरिया है, कर्व है, तो ये लगा। क्वेश्चन में आई का फंक्शन है, आई बराबर 2t, आई बराबर 4t माइनस 5, ये लगा इंटीग्रेशन। तो एवरेज निकालने के कितने मेथड? 2। फॉर्मूला भी आना चाहिए, और अगर कर्व दे रखा है। अच्छा ये बात समझ में आई, एरिया कैसे बन गया? एरिया नोट करिए, तो एवरेज निकालने के 2 फंडे आ गए।
अगर कर्व दे रखा हो तो एरिया निकाल लो बटे टाइम इंटरवल, और नहीं तो इक्वेशन दे रखी है तो इंटीग्रेशन मारो। ये फॉर्मूले दिखने में डरावने हैं, पर तू अगर समझ के याद करेगा तो हो गया, क्योंकि एवरेज के अंदर 2 स्टेप होते हैं, जोड़ना जोड़ना और डिवाइड करना। चैप्टर आसान है, फिर कह रहा हूं 6 लेक्चर में बोलता हुआ तैयार हो जाएगा, और ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतने महीने पढ़ चुके हैं, इतने महीने की पढ़ाई से दिमाग फिल्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स पहले पढ़ाते हैं तो बहुत समय लगता है, अब आपने इतनी चीजें पढ़ ली, डाइपोल सीख लिया, मैग्नेट पढ़ लिया, करंट, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, तो अब आप देखना इलेक्ट्रो में बहुत जल्दी तरीके से आप समझ सकते हो। तो क्या है, इतनी समय पढ़ने से दिमाग सोचने की शक्ति, न्यूमेरिकल की शक्ति बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे खुलने लग जाती है कि हाँ सर अब चीजें ये समझ में आ रही हैं, तो जल्दी जल्दी तैयार होता है। और इलेक्ट्रो इसलिए अंत में रखा साजिश के तहत, बाकी आपने देखा आप इतने साल से कोचिंग कर रहे हैं, इतने साल से जमे हुए हैं, इलेक्ट्रो पहले पढ़ाते हैं, ओ इतना बड़ा चैप्टर है वो आप पन्ने पलटते पलटते थक जाते हैं, रिवाइज ही नहीं हो पाता, इसलिए इसको अंत में रखा कि भैया एकदम आराम से तैयार हो सकता है। सवाल 2 ही देता है, पर वो चलता 6 महीने है तो बच्चा परेशान हो जाता है। चले आगे बढ़े क्या? देखें तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ गया भैया, अगर मुझे एवरेज चाहिए तो एरिया अंडर आईटी कर्व बटे टाइम इंटरवल। जरूरी नहीं है करंट का एवरेज हो, वोल्टेज का एवरेज भी निकाल सकते हैं, तो उसमें फंसिएगा मत। वोल्टेज का चाहिए तो आईटी कर्व ना होकर वो वीटी कर्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हम करंट करंट पढ़ रहे हैं, जो चीज करंट के लिए वो चीज वोल्टेज के लिए भी है। अब देखो फुल साइकिल में चाहिए तो क्या होगा बताओ, एरिया अंडर आईटी कर्व, और फुल साइकिल है तो 0 से टी है तो t माइनस 0। अब एरिया बोर्ड पे देखना, धीरे धीरे होशियार हो जाओगे। फुल साइकिल चाहिए तो फुल साइकिल यहां तक, तो यहां का एरिया और ये वाला एरिया, मौखिक भी बता सकते हो, ये पॉजिटिव और ये 0 आएगा। वैसे भी सोच सकते हो +5 और -5 का एवरेज 0। बताओ इसका एरिया ऊपर का स्क्वायर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ I0 इंटू T/2, दूसरे का एरिया -I0 ये वाली दूरी T/2। वैसे करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप खुद देखिए फुल साइकिल में एवरेज कितना होगा 0। हाँ हाफ साइकिल में पूछे लिख लीजिए, थोड़ा रुक जाता हूं। हाफ साइकिल के बता सकते हैं, हाफ साइकिल चाहिए तो एरिया कहां तक निकालेंगे, हाफ तक, बस इतना ही एरिया निकालेंगे। तो बताओ कितना आएगा एरिया, एरिया कितना आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए
ये रहा कॉन्सेप्ट, एरिया बटे टाइम गैप। बहुत आसान है, स्कोर कर सकते हो। एरिया, इसका एरिया कैसे निकाला, रेक्टेंगल है, लंबाई इंटू चौड़ाई बटे हाफ साइकिल है, तो हाफ साइकिल से डिवाइड, टी बाई से टी बाई टू कटा, तो बताओ इसकी एवरेज कितनी आई, आई नॉट। तो कई बच्चे से बोलते हैं एवरेज वैल्यू जीरो होती है हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि आपका साइकिल कितना है। फुल साइकिल है, जीरो आ गई, जीरो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, डिपेंड करेगा, एरिया बराबर होना चाहिए। अब जैसे ये है अगला, इसका खुद करके बताइए। अगर कर्व दे रखा है तो आपको एरिया निकालना आना चाहिए। कितना, तो एवरेज वैल्यू चाहिए फुल में, तो एरिया निकालो। एरिया है, इसका एरिया बताओ, वी नॉट इंटू टी बाई टू प्लस इसका एरिया है, यहां तो करंट है ही नहीं, जीरो। अब टाइम क्या लूंगा, टी बाई टू या टी, टाइम तो टी लूंगा, फुल साइकिल है, फुल साइकिल कितना समय लगा, जीरो से टी बोले तो टी माइनस जीरो, टाइम नीचे फुल आएगा, मैं क्या करूं, करंट जीरो है तो मेरी तो घड़ी चल रही है, पहले माइनर में 100 नंबर आए, दूसरे माइनर में जीरो आए, या नॉट आउट, जीरो पे आउट हो गया आदमी, तो भाई एवरेज में तो 100 प्लस जीरो बटे दो होगा। सर दूसरे में जीरो है तो क्या करें भाई, नहीं पढ़ाई करी, एवरेज लेंगे तो दोनों की जोड़ बटे पूरा टाइम, तो बताइए आंसर कितना आएगा, वी नॉट बाय दो। अब साइनोसोडल देखिए, बिना पेन चलाए बताइए, बिना पेन चलाए बताइए इसका एवरेज कितना आएगा, क्यों, एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल कितना, क्यों, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही, तो एसी की फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में तो ये एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये एरिया आप कहोगे सर ये आधा सर्कल है, आधा इलिप्स है, ना ये सर्कल है ना इलिप्स है, इसका इंटीग्रेशन करके एरिया निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा लगा के, आई डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2I0 बाय पाई, जो एक रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए। कोई बताएगा फुल साइकिल में जीरो क्यों, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है।
अब बताइए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करिए, 3 प्रश्न है, होम करिए बैठकर। अगर ग्राफ दे रखा है तो एरिया निकालिए, और ग्राफ नहीं है तो फॉर्मूला लगाइए।